कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसके झा साइंस वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। यदि अभी तक आपने इनसे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इन सारी पीडीएफ को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जब किसी वस्तु पर गुरुत्व बल कार्य करता है तो उसको किस रूप में जानते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है आवेग और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया भार। तो दोस्तों जो गुरुत्व बल होती है वो किस पे डिपेंड करती है, भार पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या बोलते हैं हम लोग, भार के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई थी मेंडलीव के द्वारा किस पर आधारित है दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न का पूछा जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ये द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है मेंडलीव आवर्त सारणी। तो कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है। तो वो कौन सा हो गया, स्कैंडियम हो गया। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बाद में जगह मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारे पास है आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं। तो जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके जीन समूह होते हैं। ठीक है, उन जीन समूहों को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एलील्स, दूसरा है फिनोटाइप, तीसरा है जीनोटाइप और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, प्रबल जीन। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो हमारा जीनोटाइप होगा ये आनुवांशिक लक्षणों के जीन के समूह में से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारे पास है बहुत ही बड़ा प्रश्न दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या चौथा क्या कह रहा है कि पानी का घनत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, पानी का घनत्व क्या है। पहला ऑप्शन देखिए 1000 किलो प्रति घन मीटर, दूसरा है 10 किलो प्रति घन मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1 किलो प्रति घन मीटर और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, 100 किलो प्रति घन मीटर। तो दोस्तों जो पानी का घनत्व होता है वो 1000 किलो प्रति घन मीटर के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो दोस्तों जो संभारिक होती है उसमें किसकी संख्या समान होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास आयन, दूसरा है नाभिक, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, प्रोटॉन। तो दोस्तों जो संभारिक होती है उसकी संख्या सबसे समान किसकी होती है। तो नाभिक में जो संभारिक में क्या होती है, नाभिकों की संख्या होती है वो समान होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे कि संभारिक में जो है नाभिकों की संख्या समान होती है। दोस्तों बात करते हैं संभारिक कहते किसको हैं। तो संभारिक वो होते हैं जो अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वैसे तत्वों को हम लोग संभारिक कहते हैं। यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक जो होंगे ये अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभारिक कहते हैं। दोस्तों संभारिक में नाभिक जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ये समान तथा प्रोटॉन की संख्या के अलग होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दोस्तों यहाँ पे यदि आपको ये तो संभारिक हो गया, यदि आपसे पूछा जाए कि समस्थानिक में, तो समस्थानिक में क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो आप दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। जब आपसे संभारिक पूछा जाएगा कि संभारिक में क्या होती है तो नाभिक की संख्या समान होती है लेकिन वही बात करते हैं समस्थानिक में। तो समस्थानिक में क्या होता है तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन इसका जो प्रोटॉन संख्या है वो क्या होती है, परमाणु संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होती है। तो दोस्तों जो 8वें तत्व के गुण जो होती है वो पहले के समान है, किसने बतलाया था। पहला ऑप्शन न्यूलैंड्स ने, दूसरा है मोसले ने, तीसरा है डॉबरेनर ने और चौथा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, मेंडलीव ने। तो दोस्तों जो 8वें तत्व होते हैं परमाणु के इसके बारे में किसने बताया था, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। उन्हीं में अष्टक के नियम में उन्होंने कहा था कि 8वें तत्व के गुण जो होते हैं पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा था, जो संगीत के 8 होते हैं सारे गामा पा धा नी सा, इसमें पहला और 8वां जो है वो नोट के समान होते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं, नोट के समान होते हैं। और जो दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि
न्यूलैंस का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित है? तो दोस्तों को बताना होगा कि न्यूलैंस का आवर्त सारणी जो है ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं मोस्ले की, तो हेनरी मोस्ले की जो परमाणु संख्या ये आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। आपसे याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और डॉबलेटर ने क्या किया था दोस्तों? डॉबलेटर ने क्या किया था? त्रिक दिया था। ठीक है, डॉबलेटर ने क्या दिया था? त्रिक दिया था। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि डॉबलेटर के द्वारा क्या किया था? त्रिक दिया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए हाइपोथैलेमस है, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास कॉर्पस और चौथा ऑप्शन कौन सा गया? मिड ब्रेन। तो दोस्तों जो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम के रूप में जानते हैं। ठीक है, सेरिब्रम के अंतर्गत क्या होती है? मानव जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं की केंद्र होता है। दोस्तों बात करते हैं सेरिब्रम की, तो ये मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्तियों में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है वे मंदबुद्धि होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है वो क्या होते हैं? मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि मानव मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो सेरिब्रम, इसमें क्या होती है? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? यानी कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो है इसमें शामिल नहीं है, कौन सा अंग है? तो पहला ऑप्शन देखिए गुर्दा है, दूसरा ऑप्शन आपके पास मूत्रवाहिनी, तीसरा है गर्भाशय और चौथा कौन सा हो गया? मूत्र मार्ग। तो दोस्तों जो उत्सर्जन का भाग नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा उत्सर्जन का भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय क्या होती है? प्रजनन अंग का एक भाग होता है। ठीक है, ये क्या होती है? प्रजनन अंग की भाग होती है, जबकि गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग ये सभी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों? उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के गैस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा उत्प्लावन बल जो होती है क्या होती है? किसी वस्तु जो द्रव में ये तैरती रहती है उसको नीचे से फोर्स लगता है, ठीक है, उसको ऊपर उठाते रहता है, उसी बल को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा इसका सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास कि उत्प्लावक बल का उत्प्लावन बल का परिमाण जो है तरल के किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो उत्प्लावक बल का जो परिमाण है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि उसके घनत्व पर निर्भर करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं घनत्व की, तो घनत्व का समाधान क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसे भी आप जान सकते हैं। जो घनत्व का मात्रक क्या होती है? SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है घनत्व का SI मात्रक। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन का शीतलन नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए स्टीफन का नियम, दूसरा है वाल्यमैन का नियम, तीसरा है विन का नियम और चौथा कौन सा हो गया? प्लांक का नियम। तो दोस्तों जो न्यूटन का शीतलन नियम है ये स्टीफन के नियम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का जवाब होगा कि न्यूटन का शीतलन नियम जो है किस पे संबंधित है? शीतलन का नियम से संबंधित है, स्टीफन के नियम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो हम अपलोड डेली करते हैं जिसे आप देख करके लाभ उठा सकते हैं, या आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बढ़ते हुए प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारे पास है दोस्तों कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आप ऑप्शन देखिए रॉबर्ट, दूसरा ऑप्शन है KR पोर्टर, तीसरा ऑप्शन है JC बॉस और चौथा कौन सा हो गया? JE पैलेट। तो दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो KR पोर्टर के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का जवाब होगा कि KR पोर्टर के द्वारा जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की गई थी। दोस्तों ये क्या होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका? इसके बारे में बता दें दोस्तों आपको। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है, ये शरीर में जो होती है सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी होती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। यह कोशिका के अंदर से सहारा प्रदान करता है। और बात करते हैं JC बोस की, तो JC बोस क्या कहते हैं? इन्होंने कैस्कोग्राफ की खोज की थी। किसकी खोज? तो कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो JC बोस के द्वारा कैस्कोग्राफ की खोज की गई थी। आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? KR पोर्टर के द्वारा अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। पहला ऑप्शन देखिए मेलेकाइडिस, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है ऑक्सिन, चौथा कौन सा हो गया? साइटोकाइनिन। तो दोस्तों जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि आपसे प्रश्न करेगा कि कोशिका विभाजन में कौन सम्मिलित होते हैं?
तो दोस्तों जो साइटोकाइनिन होती है ये कोशिका विभाजन से संबंधित रखती हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऊतक एवं कोशिकाओं को विभाजन का कार्य करती है, यानी कि डिवाइड करता है। और साइटोकाइनिन जो दोस्तों ये बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि बीजों के अंकुरन को कौन प्रेरित करता है, तो आपको बताना होगा कि साइटोकाइनिन जो दोस्तों है ये बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। दोस्तों जब भी कोई वस्तु अपने आप रुकी हुई अवस्था में रहती है, जब वो आगे की ओर जो गिरती है, चलना प्रारंभ करती है, तो खड़े व्यक्ति जो होते हैं पीछे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें एक काम करता है ये विराम का जड़त्व। ठीक है, कि इसमें काम करता है विराम का जड़त्व। दोस्तों जड़त्व क्या होता है, जड़त्व ये होता है कि यदि आप, जड़त्व कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपने पूर्व अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करे, यानी न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता था, और उसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, कोई वस्तु तो अपनी अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई वस्तु जहाँ पर स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है, जैसे ही अचानक आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है, पीछे की ओर चल जाता है, यानी कि वहाँ पे विराम का जड़त्व काम करता है। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि वहाँ पे किस प्रकार के जड़त्व काम करता है, तो आपको बताना होगा कि विराम का जड़त्व काम करता है। लेकिन यहाँ पे वो प्रश्न नहीं कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि इस परिस्थिति की व्याख्या कौन करता है। तो दोस्तों इस परिस्थिति की व्याख्या जो करता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम करता है। ठीक है, इसे ही हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिक्सल क्या है। ठीक है दोस्तों, पिक्सल कह रहा है कि पिक्सल क्या होती है। दोस्तों आपको पता होगा, आप लोग फ़ोन खरीदते होंगे तो आप लोग कैमरा को देखते होंगे, 40 पिक्सल मेगा पिक्सल होता है ना, तो पिक्सल क्या होती है हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पिक्सल जो होती है ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है, दूसरा है पिक्चर को द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करता है, तीसरा है पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग, और चौथा कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पिक्सल होता है ना वो पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग होता है। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं 48 का मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए। तो पिक्सल क्या होती है, वो सबसे छोटी रेजोल्यूशन का भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न हमारे पास है कि सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, यानी कि 3 गलत होंगे 1 सही होंगे, तो कौन सा सही होगा देखना है आपको। तो पहले देखिए, ये जीवित या मृत सीमा रेखा पर होते हैं, दूसरा है वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, तीसरा आपके पास ऑप्शन है ये फूल देने वाले व फूल ना देने वाले वनस्पति की सीमा पर रहते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो है हमारे पास कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, सब के सब गलत हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जीवाणु के बारे में आपको बता दें। तो जीवाणु क्या होती है फ्रेंड्स, तो जीवाणु जो होती है एक सबसे सरल, क्या होती है, सबसे सरल अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय आद्य जीव है जो मोनेरा जगत में होते हैं। ठीक है, किस जगत में होते हैं, मोनेरा जगत में होते हैं। ठीक है, जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं, तो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास का आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न से दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो सुमेलित नहीं, यानी कि 3 सही होंगे 1 गलत होंगे, तो हमको जो गलत है उसको चूज करना है। देखिए विटामिन B12 हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्बिन होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होती है, प्रतिअरकता कारक होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और इसका कमी से क्या होती है, प्रतिस्कर्विक कारक है, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल इसका दे रखा है बंध्यता रोधी कारक। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, प्रतिरक्ति स्रावी कारक दे रखा है। तो यहाँ पे सभी के सभी सही हैं, लेकिन जो विटामिन डी वाला है ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों विटामिन डी से क्या होती है, तो विटामिन डी से रिकेटस बीमारी होती है। ठीक है, बच्चों में क्या होती है रिकेटस, और वयस्कों में क्या होती है, तो ऑस्टियोमेलेशिया नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 217वां प्रश्न हमारे पास है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ क्या होगी, मतलब कितना यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा वो दर्शाएगी, कितना खाएगी। तो देखिए, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहेंगे तो आपको क्या करना होगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहेंगे तो आपको जो प्रश्न दे रखे होंगे उसको आपको सभी को गुना करके 1000 से भागा देना होगा, तब जाके आपका यूनिट निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देते हैं भागा और निकालते हैं यूनिट को।
तो यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जितना दे रखा होगा यहाँ पे 100 दे रखा है गुना एक बल्ब है ना, तो 1 गुना कर दिए, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 4 घंटे तक, कितना 4 घंटे तक 4 कर दिए, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, तो बस इसको 1000 से भागा दे दीजिए। जब आप इसे 1000 से भागा देंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 आंसर हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी इस तरह के आपको यूनिट निकालने के लिए कहा जाएगा तो जितने भी प्रश्न में डाटा दे रखे होंगे सभी को गुना करके आप 1000 से भागा दे देंगे तो आपका यूनिट वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमने भागा दिया तो 0.4 जाए, इसकी यूनिट वैल्यू निकल गई। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। RDX आविष्कृत किसने, मतलब RDX का खोज किसने किया था। ठीक है, तो RDX का खोज किसने किया था, आपके पास ऑप्शन देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, सॉडी द्वारा, तीसरा है बर्जिलियस के द्वारा, और चौथा कौन सा हो गया, हैनिंग के द्वारा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि RDX की खोज जो है ये क्या होती है, हैनिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो हैनिंग के द्वारा RDX की खोज की गई थी। दोस्तों RDX क्या होता है, एक प्रकार का विस्फोटक होता है। ठीक है, इसे औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमिथाइल और ट्राइनाइट्रोमाइन या साइटोकोनाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइक्लोनाइट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, RDX को क्या कहते हैं, साइक्लोनाइट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है एक प्रकार का, तो ये विस्फोटक होता है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं, और ये शक्तिशाली विस्फोटक होता है, और जिसकी खोज किसने की थी, तो जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न हमारे पास है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नायलॉन 66, दूसरा है रेयॉन, तीसरा है कैवलर, और चौथा कौन सा हो गया, टेक्रोन। तो दोस्तों जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है जिसमें गोली नहीं लगती है, उसके निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो केवलर बहुलक का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि केवलर बहुलक का प्रयोग जो होती है ये बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये इसके अलावा बुलेट प्रूफ खिड़की जो होती है इसके निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग बुलेट प्रूफ खिड़की लगाते हैं, ठीक है, मतलब हमला से बचने के लिए, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें दोस्तों, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट नामक जो है रसायन, उसका प्रयोग किया जाता है क्या ये इसमें बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, क्या क्या देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, यानी कि अम्लीय होता है, एसिड होती है। ठीक है, अब क्या रहा है कि क्योंकि इस लवण का, तो आखिर जो अम्लीय होता है वो क्यों होता है, पहले देखिए अवपोहन होता है, दूसरा है विद्युत अपघटन होता है, तीसरा है जल अपघटन होता है, और चौथा कौन सा हो गया, प्रकाश अपघटन होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होती है, जल अपघटन होती है। ठीक है, इसी कारण जो होती है ये अम्लीय होती है, क्योंकि यह लवण जो होती है जल अपघटन होता है इसमें, इसी वजह से कॉपर सल्फेट का जलीय घोल है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारे पास है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है। तो दोस्तों जो बोर एटम का मॉडल जो दिया था, किसने दिया था, बोर ने दिया था। ठीक है, तो क्या है कि बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। पहला ऑप्शन देखिए, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, दूसरा है यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तीसरा यह भीतरी कक्षा में जाता है, चौथा कौन सा, यह अगली बाहरी कक्षा में जाता है। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे तो जो बोर ने क्या कहा था कि बोर जो एटम के मॉडल थे इसके अवधारणा के अनुसार जो होती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो अगले बाहरी कक्षा में जाता है। ठीक है, तो अगले बाहरी कक्षा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत होता है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी धातु जो होती है क्या होती है, केंद्रित ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, और 1789 ईस्वी में खोज की गई थी। ठीक है, यहाँ पे खोज भी दे रखी है, उसकी खोज कब की गई थी, 1789 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। सो दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा कि जिसकी परमाणु संख्या 92 है और उसकी खोज 1789 में की गई थी वो कौन सा तत्व होगा, बताने की कोई बात नहीं है, इसमें यूरेनियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि यूरेनियम जो होती है एक रेडियोधर्मी धातु होती है जिसकी खोज कब होती है, 1789 में इसकी खोज होती है, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 92 इसकी परमाणु संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूरेनियम की। तो ये क्या होती है, यूरेनियम जो होती है
ये एक जो धातु होता है जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। आपसे याद रखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है कौन सा होता है, यूरेनियम धातु होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरेनियम धातु जो होती है किस श्रेणी में होती है, तो यूरेनियम धातु जो होती है आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी में होती है। किसमें, एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये तृतीय तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व होता है कौन सा, यूरेनियम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों, कह रहा है कि पार्सेक किसकी इकाई होती है, ठीक है। पार्सेक किसकी इकाई है, पहला ऑप्शन देखिए दाब की, दूसरा है खगोलीय दूरी की, तीसरा है समय की, और चौथा कौन सा हो गया, ऊर्जा की। तो दोस्तों जो पार्सेक होती है ये किसकी होती है, खगोलीय दूरी की इकाई होती है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि पार्सेक क्या होती है, खगोलीय दूरी की इकाई होती है। दोस्तों बात करते हैं कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, आपसे याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बन चुके हैं कि पहला है कि खगोलीय दूरी जो होती है एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 जो होती है ये होती है 3.26 प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष होती है, लेकिन एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए 24वां प्रश्न हमारे पास है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन से शिखर से गिराया जाता है। यानी कि द्रव्यमान मान लीजिए कि ये 5 kg का है, ठीक है, और ये कितना है 10 kg का है, ठीक है। ये दोनों जो है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर है, ठीक है, उसको एक भवन के शिखर से यानी कि छत पर से हम उसको गिरा देते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि गिरा देते हैं तो वो कैसे गिरेगा। तो देखिए छोटा पत्थर पृथ्वी जमीन पर पहले पहुंचता है, दूसरा बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, तीसरा है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, और चौथा कौन सा हो गया, पृथ्वी की रचना पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, आपको लगता होगा जो भारी होगा वो पहले गिर जाएगा, जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोनों के साथ जो गुरुत्व बल जो है, गुरुत्व त्वरण जो है, ये स्मॉल जी, ये दोनों बराबर काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये दोनों वस्तु जितनी भारी क्यों ना हो, ये दोनों जब ऊपर से हम गिराएंगे तो वो एक साथ ही गिरेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर होगा कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास का जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारे पास 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, साइनस वोनसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। पहला देखिए शुद्ध रक्त, दूसरा कौन सा हो गया अशुद्ध रक्त, तीसरा है मिश्रित, और चौथा कौन सा हो गया तीनों प्रकार का। तो दोस्तों जो साइनस वोनसस होते हैं ये क्या करते हैं, तो अशुद्ध रक्त को ले जाते हैं, ठीक है, अशुद्ध रक्त को ले जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर होगा कि साइनस वेनसस जो होती है ये क्या होती है, एक अशुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि सीरा में क्या होती है, तो सीरा में क्या होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। इसे आप याद रखेंगे कि सीरा में क्या होती है, अशुद्ध रक्त का जमा होता है। और वहीं धमनी में क्या होती है, तो धमनी में क्या होती है दोस्तों, धमनी में क्या होती है, शुद्ध रक्त होती है, ठीक है। धमनी में क्या होती है, शुद्ध रक्त होती है, और सीरा में क्या होती है, अशुद्ध रक्त होती है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि धमनी में किस प्रकार का रक्त जमा होता है, तो आपको बताना होगा धमनी में शुद्ध रक्त और सीरा में अशुद्ध रक्त जमा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा जहाँ से आप सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई होगी तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।